हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और सीबीएसई में भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। और ना केवल इसका वेटेज इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि केमिकल बॉन्डिंग एक बेसिक्स बनता है, ये एक फाउंडेशन बनता है हर टॉपिक जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया और भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो सब कुछ टॉपिक्स है वो है ऑक्टेट रूल, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, वेस्पर्थ थ्योरी, वीबीटी मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। ये है कुछ टॉपिक्स। इनमें से जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपके कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वेस्पर्थ थ्योरी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी। ये टॉपिक्स और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसका एक केमिकल बॉन्डिंग का भी आज हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे, जिसके लिए हम लोग कुछ टॉपिक टर्म्स जानेंगे, जैसे कि उसके किसी भी एटम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्डिंग है। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जो ये चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट एंड सीबीएसई बोर्ड्स पॉइंट। ऑन सीबीएसई बोर्ड ये 5 मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ जो आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है बोर्ड्स में। और नीट में ये अप्रॉक्स 4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि है 16 मार्क्स के। और जेई में इससे करीब 2 क्वेश्चन आते हैं पर ईयर जो कि होते हैं 8 मार्क्स के। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि एक एटम को हम लोग कि उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक से एक हम लोग का एटम है। सोचिए कि कोई भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कोई भी एटम हो सकता है। और उसके लिए हम लोग ये 2 सिंबल्स यूज़ करते हैं, ए एंड जेड। ए क्या है हम लोग का मास नंबर और जेड क्या है हम लोग का एटॉमिक नंबर। ए क्या है मास नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर। तो जेड को हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जेड क्या हम लोग का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स है किसी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल स्टेट में। यदि कोई एटम कि उसके न्यूट्रल स्टेट में है तो उसमें कितने सारे कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड से। तो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो है ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे आपके, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से और बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। यदि मैं कोई एक एटम लेता हूं, सपोज कीजिए कि C612, ठीक। तो इसमें सोचिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, प्रोटॉन्स होंगे इसमें 6, क्योंकि ये Z का वैल्यू क्या है इसमें 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 6। और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ग्राउंड ये न्यूट्रल स्टेट में, वो भी होंगे 6। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स के लिए हम लोग क्या करते थे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो वो क्या होगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि कितने तरीके के सब सेल्स होते हैं। एक शेल होता है एटम में, KLMN करके हम लोग उसको नाम देते हैं। और शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल। तो सब शेल कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं मेनली, जो है S, P, D एंड F। S, P, D एंड F ये 4 हम लोग के सब शेल्स हैं। और इन सब शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं, वो है S के लिए है 2, P के लिए 6, D के लिए 10 और F के लिए है 14। अब
जो ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये मतलब एक एनर्जी ऑर्डर को फॉलो करता है, जो हम लोग किससे बता सकते हैं, वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मतलब जो सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे उसमें पहले फिल होंगे। तो उसका सीक्वेंस क्या है, देखिए इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे कुछ हम लोग तीर एक फेंक रहे हैं, उस हिसाब से इसके ऑर्डर को आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो सोचिए कि यहाँ से एक हमने तीर फेंका, ये फिर घूम के गया, फिर हमने एक एरो फेंका, ये फिर घूम के गया, फिर हमने एक एरो फेंका, ये फिर घूम के गया, फिर हमने एक एरो फेंका, ये ऐसे करके ये चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये है इसका सीक्वेंस। और अफबाउ प्रिंसिपल जो ये फिलिंग का डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो एक चीज जो इसमें सबसे अच्छी जो मतलब गौर करने वाली बात है कि देखिए सबसे पहले तो क्या भरता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर जो मतलब कि एक नोट करने वाली बात है कि 4s जो है वो पहले भरता है, किससे, 3d से। 4s पहले भरेगा 3d से, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए जो 4s है वो 3d से पहले क्यों भरता है, वो इसलिए होता है क्योंकि 3d का जो है एनर्जी वो 4s से ज़्यादा है। क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स वो है 3d का ज़्यादा है 4s से। तो इसीलिए जिसका एनर्जी कम तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, और जिसका एनर्जी ज़्यादा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरेगा। इस हिसाब से हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग एटम्स का हम लोग कन्फिगरेशन लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले एटम आता है हम लोग का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम लोग कन्फिगरेशन क्या लिखते हैं, वो है 1s1। हाइड्रोजन का कन्फिगरेशन क्या है, 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और सबसे पहला किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 1s में। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है हम लोग का हीलियम। हीलियम में क्या होगा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सबसे पहला फिल होगा कौन, 1s ऑर्बिटल। तो हीलियम का कन्फिगरेशन होगा 1s2। सेकेंड में आता है हम लोग के पास लिथियम। लिथियम का कन्फिगरेशन क्या होगा, लिथियम में होते 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए 1s में तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का फिर से बचता है, क्योंकि 1s का एस ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा 1s2। और 1s के बाद फिर कौन सा आता है, 2s। 1s के बाद कौन सा आता है, 2s। तो ये होगा 2s1। तो लिथियम का कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1। उसी तरफ से नेक्स्ट आइटम है हम लोग के पास बेरिलियम। तो बेरिलियम का क्या कन्फिगरेशन होगा, 1s2 2s2, क्योंकि बेरिलियम में होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम लोग का आता है एटम बोरॉन। बोरॉन का कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, फिर कौन सा फिल हो रहा है, 2p। तो ये आता है 2p1। ठीक है, 2p1। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन का हम लोग निकाल सकते हैं। कार्बन का क्या होगा, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन का कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, 4 हो गए। फिर कौन भरेगा, p भरेगा। p का क्या होगा, 2p2। अब जो गौर करने वाली बात है कि कार्बन के इसमें जो उसके वैलेंस और वैलेंस शेल कौन सा होता है कार्बन का, तो कार्बन का जो वैलेंस शेल होता है वो है 2s2 2p2। क्या है ये है कार्बन का वैलेंस शेल। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में देखिए 2s2। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। कार्बन का वैलेंस शेल क्या है, 2s2 2p2। तो देखिए वैलेंस शेल हम लोग के क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैलेंस शेल किस में काम आता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो क्या लिखे, टू फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, तो वैलेंस शेल हम लोग किस में काम आता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो
इसी तरीके से आप लोग मतलब कि बाकी एटम्स के भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि 3D का एनर्जी 4s से ज़्यादा है, इसीलिए 4s पहले फिल होगा। 3D का एनर्जी 4s से ज़्यादा है, इसीलिए 4s पहले फिल होगा। तो ये रहे कुछ कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के। तो हम लोग फिर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्गन का। तो आर्गन आप सब लोगों को पता है कि वो एक नोबल गैस है। तो उसका कन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन में कितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल स्टेट में, वो है 18 होगा। तो उसका देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 18। और फिर हम लोग जब मतलब कि कैल्शियम में देखते हैं, आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर है 20। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग मतलब कि किसी हायर एटॉमिक नंबर वाले किसी एटम का हम लोग कन्फिगरेशन लिखते हैं, तो मतलब कि अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग उसे एक नोबल गैस कन्फिगरेशन और प्लस जो उसमें कुछ एड-ऑन्स होते हैं वो हम लोग लिखते हैं। मतलब जो उसके नियरेस्ट कुछ नोबल गैस कन्फिगरेशन है जो जिसका एटॉमिक नंबर इससे कम है, उसके बाद हम लोग फिर जो मतलब कि बाकी के जो उसके एड-ऑन्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वो हम लोग लिखते हैं। तो उसी तरह से हम लोग फिर कैल्शियम का लिख सकते हैं। तो देखिए आर्गन तक तो इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए थे, फिर बचे इसके और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए 3p तक हो गया था, 3p के बाद कौन आता है 4s, देन है 3d। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि 4s पहले फिल होगा देन 3d। जबकि मतलब कि देखने में ऐसा लग सकता है कि शायद 3d पहले फिल हो जाए क्योंकि 3 है और 4s में 4 है, पर ऐसा नहीं है। पहले कौन फिल होता है, पहले फिल होता है 4s, देन फिल होता है 3d। ये हमेशा याद रखिएगा और इसको इसी ऑर्डर में लिखने की कोशिश कीजिएगा कि 3d 0, 4s 2, ताकि आप लोग को ये याद रहे कि 3d थर्ड शेल का मेंबर है और 4s फोर्थ शेल का ऑर्बिटल है। और पर 3d बाद में फिल होता है क्योंकि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और 4s पहले फिल होता है क्योंकि उसका एनर्जी कम है। उसी तरीके से यदि हम लोग देखेंगे कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो स्कैंडियम के लिए हम लोग लिखेंगे आर्गन तक का हो गया इसका 18 और बचे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले कौन फिल होगा, पहले फिल होगा 4s। तो 4s में उसका 4s का मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी है। और फिर और कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग यहाँ पर दे देंगे। तो स्कैंडियम का क्या कन्फिगरेशन हुआ, स्कैंडियम का कन्फिगरेशन होगा आर्गन 3d1 4s2। ठीक है, तो ये थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम लोग फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सोचिए जैसे मतलब कि कुछ शादी होता है तो उसमें एक हस्बैंड होता है और एक वाइफ होती है, मतलब एक दूल्हा होता है और एक दुल्हन होता है, उन दोनों के बीच में शादी होता है तो एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है। तो वैसे ही हम लोग कुछ समझ सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों आयंस के बीच में। पर ये क्यों होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस के बीच में होता है, ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सोचिए कि हम लोग के पास 2 एटम है, एक है ए एटम, एक है बी एटम। ए एटम के पास उसका न्यूक्लियस है और आपको पता है कि न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ए एटम के पास उसका इलेक्ट्रॉन्स है और हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। सिमिलरली बी एटम के पास उसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। और ये भी आप लोगों को पता होगा, जैसा मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरीके से ए एटम का न्यूक्लियस बी एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और बी एटम के न्यूक्लियस ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। इसी से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। पर इसमें एक और चीज़ भी याद रखने वाली है कि इसमें रिपल्शन भी होता है। रिपल्शन किस किस के बीच में हो सकता है, ए एटम का न्यूक्लियस और बी एटम का न्यूक्लियस, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी हम लोग पढ़े हैं। उसी हिसाब से ए एटम के न्यूक्लियस और बी एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उसी तरीके से
ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स और बी एटम के इलेक्ट्रॉन्स वो भी मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो वो भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम। तो इसीलिए मतलब कि केमिकल बॉन्ड बनता है। और एक और चीज़ है कि जैसे ही मतलब कि केमिकल बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम्स के बीच में स्टेबिलिटी गेन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उनका लोअर हो जाता है। ये एक मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या क्या होते हैं। तो पहला टाइप जो है हम लोग का, वो हम लोग का आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। तो इसको एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सोचिए एक एटम है ए जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या होगा, इसके पास फिर क्या बचेगा, एक प्लस चार्ज, ठीक। और उसी तरीके से एक और एटम है, सोचिए बी, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। गेन करने के बाद वो क्या बनेगा, बी माइनस। तो ए प्लस और बी माइनस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन्हीं दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और सेकेंड है हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कैसे समझेंगे कि उसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग मतलब फर्दर और डिटेल्स में जानेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।